हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन की यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो अपना यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं जीके जीएस का। कौन सा? जीके और जीएस का। इसके हम अगले सेक्शन पे चलेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसको आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखे होंगे और नोट डाउन किए होंगे। देखिए, जो सवाल आपको आता है उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर जो नहीं आ रहा है उसको आपको नोट डाउन अवश्य करना है। ठीक है, उसको करिए नोट डाउन, और जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, तब जाकर के वो टॉपिक से कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, चांदी का सिक्का यानी जिसको उस समय टका कहा जाता था, क्या टका के नाम से जाना जाता था? तो ये बता रहे कि टका किसने चलाया था? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, या बलबन या बहराम खान ने? तो बताइए, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था और टका के नाम से उस समय जाना जाता था? तो बताइए, कुतुबुद्दीन के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। तो देखिए, गुलाम वंश शुरू कब हुआ? जब मोहम्मद गौरी भारत आया था। तो मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। आप लोग सोचेंगे क्यों गुलाम वंश ही नाम रखा? इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम का मतलब उस समय ये रखा जाता था कि इनके अंडर में रह करके सारे काम को करना है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद एक नया वंश की स्थापना किया जिसका नाम था गुलाम वंश। ठीक, और इल्तुतमिश के बारे में भी ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सही तरीके से अगर वंश चलाने का सबसे पहला अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक बना था गुलाम वंश का, वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चांदी का सिक्का का निर्माण कराया गया था। ठीक है, कौन से सिक्का का भैया? चांदी के सिक्का का। उस समय चांदी के सिक्के का प्रचलन था। कब? गुलाम वंश के टाइम पे। और इसको करवाया था कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था कौन? तो ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। कब से कब तक किया था? 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। कहां पे? दिल्ली सल्तनत के तौर पे। तो दिल्ली सल्तनत में भी ये गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश के बारे में थोड़ा सा देखें तो इसकी जो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये था कौन? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, 1206 ईस्वी में स्थापना की गई थी किसकी? गुलाम वंश की। अच्छा देखिए, मोहम्मद गौरी जब था यहाँ पे भारत में शासन कर रहा था, तो उस समय ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। उसके मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना किया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का मुख्य यानी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? आप लोग पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? बताइए, सिख गुरु की बात अगर की जाए तो ये सब बातें होती हैं पंजाब के क्षेत्र में। कहां पे? पंजाब के क्षेत्र में। तो पंजाब में सबसे पहले एक गुरु हुए थे गुरु नानक देव। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की 1500वीं शताब्दी के आसपास, 1500वीं में। ठीक है, तो इसमें देखा जाए अगर, क्या गुरु अमरदास होंगे, गुरु अर्जुन देव होंगे, या फिर गुरु रामदास होंगे, या फिर गुरु हरगोविंद होंगे? तो बताइए इसमें से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? ये नहीं पूछ रहे कि सिख गुरु की स्थापना या सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी। बताइए, अमृतसर कहां है? अमृतसर आपके पंजाब में है। ठीक है, याद रखिएगा अमृतसर पंजाब में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो गुरु रामदास थे इन्होंने ही अमृतसर की आधारशिला रखी थी। किसकी? अमृतसर। और अमृतसर है कहां? तो अमृतसर है आपके पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है,
देख लेते हैं हम लोग। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किए थे, कब? 15वीं सदी के आसपास। ठीक है, 15वीं सदी के आसपास गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है? पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अभी गुरु रामदास के बारे में आप लोग जाने हैं, तो पंजाब में है अमृतसर। क्या है? अमृतसर। इसी अमृतसर की आधारशिला रखी थी, यानी इसकी स्थापना की थी किन साहब ने? गुरु रामदास जी ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था? देखिए, गांधी जी को बलिस्टर यानी वकील के तौर पे भी जाना जाता है। गांधी जी क्या थे? एक वकील भी थे, और ये अपने जीवन का लगभग ज्यादा समय आपके कहां पे बिताए? अफ्रीका में बिताए, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर चालू किए थे भारत में? तो वो अहमदाबाद था, या इलाहाबाद था, या खेड़ा में था, या फिर चंपारण में था? तो बताइए, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए 1917 में चंपारण यानी बिहार में एक जगह है चंपारण। ठीक है, इस चंपारण में नील की खेती के कर के विरोध में इनको बुलाया गया था। किसको? गांधी जी को। जयप्रकाश नारायण और एक लोग थे राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी बिहार आए, और यहां पर आकर के इन लोगों की समस्या को समझे। समस्या ये थी कि उस समय अंग्रेज जो है किसानों पर बहुत जुल्म ढा रहे थे। जुल्म ढाने का मतलब ये भैया कि उस समय नील की खेती करवाई जा रही थी, और वो भी 3 कठिया प्रणाली से। 3 कठिया प्रणाली उस समय हुआ करती थी। उसमें ये होता था कि आप लोग ज्यादा क्या करिए? नील का उत्पादन करिए, लेकिन हम आपको जो है कर उस पे ज्यादा वसूलेंगे। तो उसके विरोध में चंपारण में किसान काफी दिन से धरना दे रहे थे, लेकिन राजकुमार शुक्ल साहब जो हैं ये गए गांधी जी से सारी बात बताया, और गांधी जी को लेकर के आए, और 1917 में पहला इनका चंपारण में ही सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ। किसका? गांधी जी का। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में नील की खेती के लिए किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, संविधान से भी सवाल 3-4 सवाल आपके एग्जाम में संविधान से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता। विधि मतलब कानून। कानून के समक्ष समता का अधिकार। देखिए, हमारे संविधान में शुरू शुरू में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटा के फिर क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जमीन है, आप इसके खिलाफ न्यायालय में या कहीं पे भी उसके लिए अपना जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है वो सब करवा सकते हैं संपत्ति के अधिकार में। तो ये कब हुआ संशोधन? मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया, और कानूनी अधिकार बनाया गया 300A। आर्टिकल 300A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो बताइए, और 6 प्रकार का अब बचा ना, 7 प्रकार था मौलिक अधिकार शुरू शुरू में, फिर संशोधन हुआ, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे। उन 6 प्रकार को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वो 6 क्या क्या थे। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है। ठीक है, कहां पे है? भाग 3 में। और मौलिक अधिकार स्रोत में देखा जाए तो कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से चुराया गया है। चुराया तो नहीं, मतलब वहां से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, और भारत के संविधान के भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को। और देखा जाए तो इसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है हमारा मौलिक अधिकार। सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या है? आप लोग देखिएगा, समता का अधिकार, मतलब इक्वलिटी का अधिकार। सबके लिए हर एक चीज समान होगी। ये होगा आपका 14 से 18, आर्टिकल नंबर 14 से 18।
दूसरा देखा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर कितने में है? अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। और तीसरा देखा जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23, 24। ठीक है, तीन अधिकार देख लिया आपने, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अगला क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, सबको अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है, ऐसा कहा गया है चौथे मौलिक अधिकार में, हमारे संविधान के भाग 3 में। ठीक है, सब लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, धर्म की स्वतंत्रता के लिए फ्री हैं, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं होगा, सब अपने अपने में फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, 5वें नंबर का क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए, सबको अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो ये हमारे संविधान के किस अधिकार में है? तो मौलिक अधिकार 5 में है। 6वें नंबर की बात की जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, इसको आत्मा कहा है किसने? तो वो अंबेडकर साहब ने कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने कहा है कि संविधान की आत्मा जो है वो आर्टिकल नंबर 32 है, यानी मौलिक अधिकार नंबर 6। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और देखिए, संपत्ति का अधिकार अभी मैं बता चुका हूं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से। अब मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार नहीं है, 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार आपको हटा दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, अब इसको कानून के तौर पे बनाया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर रखा गया है किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? बताइए। और भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो आपको बता दें कि भारत का प्रथम व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। क्यों इसको प्रथम व्यक्ति के तौर पे देखा जाता है? इसलिए कि अगर हमारा प्रतिनिधि विदेश में देखा जाए, किसी देश में अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो भारत के तरफ से रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? तो भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, यही रिप्रेजेंट करता है। कौन? भारत का प्रथम व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी देश में यह जाना जाएगा कि किस देश के कौन आए हैं, तो यह बताया जाए कि भारत गणराज्य जो है, भारत लोकतांत्रिक जो देश है, वहां से कौन आया है, वहां का व्यक्ति कौन है, पहला प्रथम व्यक्ति के तौर पे अगर देखा जाए तो वह कहा जाएगा राष्ट्रपति। और इस समय अगर हम देखें तो हमारे देश की राष्ट्रपति एक दलित महिला है, जिनका नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो किसी भी अलग देश में किसी भी देश का प्रतिनिधित्व जो है उस देश का प्रथम व्यक्ति करता है, और भारत का प्रथम व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, क्या भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है, या संसद हटा सकती है, या लोकसभा हटा सकती है? तो बताइए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत के प्रथम व्यक्ति को हटाने का कार्य करे या उसको उसके पद से हटा सकता है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो राष्ट्रपति के पद से हटा सके। और ना ही लोकसभा के पास है। लोकसभा में होते कौन है? सांसद होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ये सब लोग, जितने भी लोग हैं लोकसभा में, ये सब राष्ट्रपति के पद से नीचे आते हैं। अब बताइए, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे और क्यों हटाया जा सकता है? महाभियोग उनके ऊपर लगा करके हटाया जा सकता है, लेकिन वो महाभियोग कौन लगाएगा? क्या प्रधानमंत्री के कहने पर लगेगा, या मुख्य न्यायाधीश के कहने पर लगेगा, या संसद के कहने पर, या लोकसभा के कहने पर लगेगा? तो बताइए। देखिए, भारत में सबसे सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन सबसे पहले नंबर पर संसद को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि संसद के अंदर 3 पिलर माने जाते हैं, उन 3 पिलर में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ेगा, और वो महाभियोग कहां पर आएगा? तो संसद में लाया जाता है। क्यों? भारत का
सारा का सारा जो स्ट्रक्चर और भारत की नीति, हर एक चीज जो बनाई जाती है वो संसद के अंदर ही बनती है। संसद में भी तीन चीजें होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक तीसरे नंबर पर होते हैं राष्ट्रपति। किसी भी चीज को या किसी भी अधिनियम को, किसी भी विधेयक को पारित करना होता है तो वो सबसे पहले लोकसभा में जा सकता है या राज्यसभा में, दोनों जगह से पास होना अनिवार्य है। उसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर जाता है के पास, वहां पर उस पर सिग्नेचर कराई जाती है। उसके बाद जो है वो पारित, पूरी तरह से पारित माना जाता है। अगर कोई भी चीज राष्ट्रपति के पास रुक गई या लोकसभा के पास रुक गई, राज्यसभा से पास हो गई तो पूरी तरह से पारित नहीं माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संसद कितना मोस्ट स्ट्रांग है, कहां पे, इंडिया में। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का काम किया कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है, महाभियोग ला करके। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है। क्योंकि राष्ट्रपति के से लेकर के एग्जाम में कई सारे सवाल बनाए जाते हैं, वो कोई भी एग्जाम हो, अगर संविधान वहां पूछा जा रहा है तो राष्ट्रपति के तौर पर कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, या उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, वो शपथ किस अनुच्छेद के माध्यम से लेते हैं, उनका निर्वाचन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है। तो इसके बारे में एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग कंठस्थ करना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे तो याद कर लेंगे, और इससे कम 10 से 12 जो है अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा। पहला देखिए क्या कहता है, पकानी कोका दुयो दशम। क्या बोलना है, आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, इस ट्रिक को क्या कहा जा सकता है, पकानी कोका दुयो दशम। अब देखिए पकानी में प से क्या होगा, पद, राष्ट्रपति का पद, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 52 में है। ठीक है, और का से देखा जाए तो इनकी कार्यपालिका का प्रधान, मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक है, और देखिए पकानी में नी से क्या होगा, निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद नंबर 54 में होगा। कहां पे, अनुच्छेद नंबर 54 में। और को से देखा जाए, कोका में को देखा जाए तो को से कोटा यानी रीति, यानी रीति मतलब विधि क्या होगी, ये होगा आर्टिकल नंबर 55 में। फिर का से देखा जाए तो कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, कितने समय तक होगा, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, उसका अधिकार क्या है, उसके कार्यकाल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको आर्टिकल नंबर 56 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग, अगला क्या बचा है, दू से, दुयो दशम, क्या बचा है, दुयो दशम। दू से देखेंगे दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति होने के लिए आर्टिकल नंबर 57 से हम लोग सहयोग लेंगे। अगला है या, यानी योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वो भारत के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और उसके साथ साथ वो कम से कम 35 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र को पार कर चुका हो, और इन सारी योग्यताओं को जो फुलफिल करेगा वही जो है राष्ट्रपति बनने की योग्य है। तो ये आर्टिकल नंबर 58 में बताया गया है। 10 से, दशम में 10 से देखा जाए तो शर्त क्या क्या है राष्ट्रपति के लिए, तो आर्टिकल नंबर 59 में बताया गया है। और स से देखिए शपथ, और स से होता है 60। अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति जो शपथ लेगा वो आर्टिकल नंबर 60 के एवज से लेगा। ठीक है, और जो देखिए महाभियोग क्या चीज होता है, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, ये लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी पारित हो सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लगाने के लिए अनुच्छेद नंबर 61 में बात कहा गया है। ठीक है, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, और संविधान में खासकर भाग 5, भाग 3, भाग 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों लोगों के बारे में अवश्य अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा आपने, करना भी चाहिए, क्योंकि आप कई बार बैच कर लिए होंगे, चाहे एमआई कंपटीशन से या फिर कई अदर प्लेटफॉर्म से, ये नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए,
रिवाइज बार बार करते रहिए। जो क्वेश्चन से जो टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को पूरा पढ़ डालिए। पढ़ करके उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं आप उस बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रतिनिधियों के द्वारा भी हो सकता है, राष्ट्रपति या तानाशाही के तौर पर भी लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र कहा जाता है जिसको। तो कहीं कहीं पे विश्व में कई देश हैं, लगभग 192 के आसपास देश हैं जो यूनाइटेड नेशन जो है उसको मान्यता दिया है। तो उसमें आपको बताएं तो लोकतंत्र वहां होता है जहां पे प्रतिनिधि चुन करके जनता स्वयं भेजती है अपने संसद भवन में। कहां पे, संसद भवन में भेजती है। तो वहां पे लोकतंत्र होता है प्रतिनिधि के द्वारा। प्रतिनिधि का मतलब जैसे हमारे यहां पर क्या सिस्टम है, तो राज्य में देखा जाए तो विधायक चुन करके जाते हैं, क्या विधायक। और अगर सेंट्रल लेवल पर पूछा जाए लेवल पे तो वहां पर सांसद जाते हैं। वो सांसद के नाम से जाने जाते हैं, क्यों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको बोला जाता है। और इनको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये विधायक लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, तो ये राज्य के विधानसभा में काम करते हैं। और सांसद कहाँ काम करते हैं, तो ये भारत देश के पार्लियामेंट में काम करते हैं, संसद में काम करते हैं। और संसद दो प्रकार की हमने बताया, लोकसभा है राज्यसभा। लोकसभा में भी संसद रहते हैं और राज्यसभा में भी संसद रहते हैं। अंतर यही है कि लोकसभा हर 5 साल पर भंग होती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। लोकसभा जो है हर 5 साल पे उसका अलग से चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल, जो राष्ट्रपति कह रहे हैं सॉरी, जो राज्यसभा है वो भंग नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन हर दूसरे साल जो है उनकी छटनी की जाती है, मतलब उसमें से उनके कार्यकाल को हटाया जाता है। संसद का देखिए, राज्यसभा में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन लोकसभा में जो संसद रहते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना, 5 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि भारत में जो है प्रतिनिधि के द्वारा लोकतंत्र का निर्माण किया जाता है। मतलब जैसे कोई सांसद अपने क्षेत्र से खड़ा हुआ, कोई लोकसभा एरिया है, इलाका है, वहां से एक सांसद खड़ा हुआ, उसको जनता वोट देती है, वो जीतता है तो जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठता है, संसद भवन में बैठता है। तो वहां पे वो अपने क्षेत्र के जितने भी विकास के बारे में वहां पे बताएगा। कहां पे, संसद में, कि देखिए अध्यक्ष महोदय ऐसा हमारे यहाँ कार्य चल रहा है, ऐसा ऐसा सिस्टम है, और हमारे भारत में किस प्रकार का रोड मैप बन रहा है, भारत किस पायदान पर जाने वाला है, इसमें क्या क्या विकास करना है, कहां पे कौन फैक्ट्री चालू करवानी है, रोड बनवाना है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड बनवाना है। तो इन सब के बारे में प्रतिनिधि का काम करता है, सेंट्रल लेवल पे संसद भवन में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधि के तौर पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो देखिए लोकसभा की बैठक तभी हो सकती है जब कुल सदस्यता का 10वां भाग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 400 है मेंबर इस समय पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो इसका 10वां होना चाहिए, मतलब 1/10, लगभग 40 सदस्य होने चाहिए। यानी 10वां भाग कुल सदस्यता का, उपस्थित सदस्य का। ऐसा नहीं कि 400 लोग अगर जितनी सीट है उतने में से 10वां नहीं। अभी मान लीजिए 200 उपस्थित है, तो 200 के चुनाव में से 10वां लोग होना चाहिए, मतलब 10वां भाग होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं जियोग्राफी से क्या कह रहा है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है। देखिए ये अध्ययन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फूलों का अध्ययन किसमें आता है, मछली पालन किसमें आता है, कृषि किसमें आता है। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी है। एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और सर्च करिए अपने बुक से या अपने गूगल क्रोम से या कहीं से भी,
इस फैक्ट को नोट करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, तब जाकर के चीजें आपके संज्ञान में आना शुरू होंगी। आप 38 में 30, 32, 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी? तो बताइए, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या? कॉस्मोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? कहां कह रहा है? आधे हिस्से में होकर गुजरती है। तो मकर रेखा है या भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, प्रमुख भूमध्य है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करें तो देखिएगा, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, देखिए ये क्या है? हमारा अर्थ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक रेखा है, ये भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? भूमध्य। एक है आपकी कर्क रेखा, एक है मकर रेखा। और अगर आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे कि इंडिया जो है कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, इंडिया कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मान लेते हैं इसी तरह से है थोड़ा सा, तो इंडिया यहां पर है। तो सिंपल सा अगर देखा जाए ऑप्शन के थ्रू, देखिए सवाल आपको उलझा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कभी कभी ऑप्शन में भी आप अगर चाहें तो ऑप्शन को रिजेक्ट करके सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। देखिए, जैसे बोल रहा है भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा भारत के क्षेत्र में कहीं पे आती है? कन्याकुमारी से लेकर के यहां आपके दक्षिण में कहीं नहीं आती भूमध्य रेखा, और ना ही मकर रेखा आती है, और ना ही प्रमुख भूमध्य। अगर देखा जाए तो इसी की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया, कर्क रेखा। तो इस तरह से कभी कभी दिमाग आप लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। ऑप्शन के थ्रू अगर सवाल पढ़ने के बाद आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए और क्वेश्चन ऑप्शन को रिजेक्ट करने का प्रयास करिए। कम से कम सवाल, अगर जब आप ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे और कम से कम ऑप्शन पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है आप तुरंत जो है अपने सही सवाल, सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा? कर्क रेखा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? बताइए। ये एक तरह से देखा जाए जियोग्राफी तो है ही, स्टैटिक्स से संबंधित है। तो मेघालय में होती है, राजस्थान में, या उत्तराखंड में, या फिर केरल में? बताइए। देखिए, मेघालय में जो है इस समय सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, ठीक। अब ये तो सवाल का आंसर आपको पता लग गया, लेकिन ये जो 4 स्टेट हैं, इस स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसकी राजधानी कहां है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और इन स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर जनरल कौन है, जनरल सॉरी नहीं, गवर्नर कौन है? तो देखिए, हम बता देते हैं आपको, बाकी चीजें आप अपने तरीके से देखिए। ज्यादा काम टीचर से यही कर सकता है, चीजें आपको पढ़ा सकता है, बता सकता है, लेकिन इस पे सारा काम करने का श्रेय आपको जाता है। साथियों, अगर आप अपने तरीके से स्टडी नहीं करेंगे आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन बहुत हाई लेवल है। देखिएगा, अभी ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक है संस्था, इसने बेरोजगारी की रिपोर्ट जारी की है। भारत में 100% में 83% बेरोजगार है। सोचिए, हर 100 व्यक्ति में 83 लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है। उस दौर में आपको चीजें कुछ अपने तरीके से भी करना चाहिए। तो देखिए, मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। क्या? शिलोंग। और राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर है। कहां है? जयपुर। जयपुर को एक नाम से और जाना जाता है, इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी, ठीक है, पिंक सिटी। उत्तराखंड की बात की जाए तो इसकी राजधानी है देहरादून। क्या है? देहरादून। और केरल की है तिरुवनंतपुरम। कहां है? तिरुवनंतपुरम। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता, देखिए महंगाई भत्ता जो है समय समय पर बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि आज के अगर 20 साल पहले देखा जाएगा तो महंगाई कुछ और थी,
आज देखा जाए तो महंगाई कुछ और है, तो समय समय पे परिवर्तन किया जाता है। इन परिवर्तन को किसके माध्यम से किया जाता है? क्या राष्ट्रीय आय के तौर पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, या रहन सहन के स्तर पर, या मुद्रास्फीति के स्तर पर? तो देखिए, कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता होता है वो तय करने का कार्य किया जाता है उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। फिजिक्स से सवाल है, फिजिक्स में भी वो यंत्र से है। तो आवाज की यूनिटी, आवाज की माप का मात्रक क्या होता है, या जो ध्वनि होती है, ध्वनि की इकाई क्या होती है, या ध्वनि जब मापा जाता है तो किस मापन के सहयोग से उसको बताया जाता है? तो बताइए, क्या डेसिबल होता है, एम्पलीफायर होता है, हर्ट्ज होता है, या एकोस्टिक्स होता है, एकोस्टिक्स होता है? तो बताइए, ध्वनि का जो होता है वो होता है डेसिबल। डेसिबल, ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है, यानी कि ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल है। ठीक है, और आवृत्ति देखा, हर्ट्ज आवृत्ति का क्या होता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के समान होता है। ठीक है, किसके, किसके द्रव्यमान के समान होता है, ये क्वेश्चन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान, देखिए कोई भी अगर पदार्थ है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए कि एक ये क्या है, अणु है। इस अणु में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसमें किसका द्रव्यमान इक्वल होता है, बराबर होता है? क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है? तो बताइए, ये पूछ रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? क्या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, या न्यूट्रॉन के बराबर होता है? तो देखिए, जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन का क्या मास, इन दोनों का द्रव्यमान इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है वो अलग होता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो एक ट्रिक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जानने की, कि इसकी जो खोज किसने की थी, तो उसका होता है ईटा पर नाच। ईटा पर नाच, ये ट्रिक है किसकी? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसके लिए है। तो देखिए, थॉमसन ने किया था, किसका? थॉमसन, जे थॉमसन, ये किए थे इलेक्ट्रॉन की, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और देखा जाए प्रोटॉन की, प से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की किसने की थी? तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड साहब। और न्यूट्रॉन की अगर देखी जाए तो उसकी किसने की थी? न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, चैडविक। आप लोग याद कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एक नंबर का सवाल, और अगर ट्रिक आपको पता है तुरंत आप ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की चैडविक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए, अध्ययन से हम बात किए थे ना अभी, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस अध्ययन में कहा जाता है, या क्या उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो वहां पे था कॉस्मोलॉजी। फिर एक सवाल आया है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या साइटोलॉजी कहा जाता है, मायोलॉजी, या माइकोलॉजी, या न्यूरोलॉजी? तो बताइए, कवक, जिसको फंगस बोला जाता है इंग्लिश में, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या? माइकोलॉजी। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की?
देखिए, इकोलॉजी शब्द का मतलब होता है पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी क्या है? कोई ऐसा जगह जहां पर को जो जीव रह रहे हैं, वो जीव कोई भी हो सकता है, मनुष्य है या जानवर है या फिर पेड़ पौधे कोई भी है, उनके आसपास के इलाके में क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे वो रह रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, या फिर क्या कारण बन रहे हैं कि पारिस्थितिकी जो है वो इन कंट्रोल हो रही है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये शब्द जो है पर्यावरण से संबंधित है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी शब्द की रचना यानी शब्द किसने दिया? क्या अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, या एवलिन ने दिया था, या ह्यूगो डिराइज ने दिया था, या रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो जो है अर्नेस्ट हेकल साहब, अर्नेस्ट हेकल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है? देखिए, टाइगर रिजर्व से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपके पास 28 राज्य हैं, कितने? 28। इन 28 राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे 4 से 5 ऐसे राज्य हैं जहां के रिजर्व को, यानी जहां के टाइगर रिजर्व हुआ या उद्यान हुआ, महत्वपूर्ण पार्क हुए, उसको पूछा जा सकता है। केवल 4 से 5। तो बताइए यहाँ पे आपके असम में है, कर्नाटक में है, या मिजोरम में है, या उड़ीसा में है? क्या किस राज्य में दंपा टाइगर? तो दंपा टाइगर जो है वो मिजोरम में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। दंपा टाइगर रिजर्व कहां है? मिजोरम में है। असम में देखा जाए तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है क्या? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर? असम में। असम, असम में क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाला गैंडा। जानते हैं ये गैंडा सिर्फ, इसके पास सिर्फ एक सींग होती है। एक सींग के गैंडे के लिए सबसे फेमस जो है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या? काजीरंगा। ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप बताएंगे असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये चीज आप याद रखेंगे। अपने अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? बताइए। 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ था। कब? 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अन्वेषण यानी खोज, खोज मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी को जुटाना, उसको अन्वेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, आपको बताया गया ना कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक साहब ने किया था। तो वो अन्वेषण किए थे। शब्द ये कठिन है लेकिन इसका अर्थ बहुत आसान है। अन्वेषण का मतलब खोज करना। तो देखिए, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? खासकर ये काम पुलिस वाले करते हैं। किसी अपराधी को पकड़ लिया जाता है और ये देखा जाता है कि वो सच्चाई या सही बातें नहीं बता रहा है, तो उस यंत्र का प्रयोग करके उससे सही चीजें उगलवाई जाती है या उससे पूछा जाता है साधारण तौर पे। तो बताइए उसको नॉर्को टेस्ट बोला जाता है, या ब्रेन मैपिंग टेस्ट, या पॉलीग्राफ टेस्ट, या उपयुक्त से सभी? नॉर्को टेस्ट अलग होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट अलग होता है, पॉलीग्राफ अलग होता है। तो आपको बताएं, पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है उसके माध्यम से किसी अपराधी या किसी के बारे में सही सही बातें निकलवा सकते हैं उससे। अगर मान लीजिए मैं यहीं पर खड़ा हूं, आप हमसे कोई सवाल पूछे, तो बताइए आपके पास कितना खेत है? मैंने बता दिया 10 बीघा है, वास्तव में वो 2 बीघा है। तो ये भी चीज वहां पर पे पॉलीग्राफ के माध्यम से पता लगेगी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। कैसे पता लगेगा जानते हैं? अगर चीजें आपको सही है और सही पता है तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, इंटरनली आपका ब्रेन तुरंत कहता है कि आप बताइए। और अगर आप झुठलाना चाहते हैं
या बरगलाना चाहते हैं तो ये करेगा, ब्रेन को समय लेना पड़ेगा, ब्रेन समय लेता है। फिर उसके बाद आप बताएंगे तो मशीन जो है कैच कर लेगी, वो बता देगी कि ये झूठ बोला जा रहा है। ठीक। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है या किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चरकुला प्रमुख नृत्य लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य से सवाल अवश्य पूछा जाएगा। असम के बारे में अगर जाना जाए तो बिहू वहां का एक लोक नृत्य फेमस, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक है, कथकली है, नौटंकी है, ये सब कहाँ कहाँ के हैं? 4 से 5 स्टेट ऐसे हैं आप जहां का याद करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में देखा जाए तो देखिए, केरल हुआ, केरल का आप 2-3 याद कर सकते हैं, कर्नाटक का याद कर सकते हैं, यूपी का याद कर सकते हैं, एमपी का भी याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान का आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 से 7-8 कंट्री स्टेट ऐसे हैं जहां के लोक नृत्य को आप याद करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चरकुला प्रमुख नृत्य जो है वो लोक नृत्य कहां पर है? क्या बुंदेलखंड में है, ब्रज भूमि का है, या अवध का है? देखिए यूपी जीके से ये क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में यूपी जीके से 2 से 4 सवाल अवश्य पूछने की पूरी संभावना है। तो बताइए, जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है यह ब्रज भूमि के आसपास के लोगों द्वारा किया जाता है। कहां? ब्रज ब्रज भूमि के आसपास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। देखते रहिए हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।